हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुषमा पांडे, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बीए फाइनल राजनीति विज्ञान के प्रथम पेपर पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के संदर्भ में, और उसमें हम चर्चा करेंगे कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के बारे में। कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है, इस संदर्भ में हमने पिछले व्याख्यान में बात की थी। उसी की अगली कड़ी के रूप में आज हम बात करेंगे कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है। तो जैसा मैंने आपको पूर्व व्याख्यान में बताया था कि कार्ल मार्क्स ने मूल्य के श्रम सिद्धांत के आधार पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले, और उस निष्कर्ष के आधार पर उसने अतिरिक्त मूल्य की बात हमारे सामने रखी है। कार्ल मार्क्स का विचार था कि प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य जो होता है उस पर खर्च किए गए केवल श्रम के अनुसार होता है, लेकिन बाजार में वह वस्तु काफ़ी ऊंचे मूल्य पर बेची जाती है, और उसके बेचने से जो धन प्राप्त होता है या जो अतिरिक्त मूल्य उसका प्राप्त होता है वह पूंजीपति के द्वारा अपने पास रख लिया जाता है। तो इस प्रकार अगर हम अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत के संदर्भ में अतिरिक्त मूल्य की अर्थ की बात करें तो वास्तव में अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर होता है जिसे कि मजदूर पैदा करता है और जिसे कि वह वास्तव में पाता है। अर्थात यह वह मूल्य होता है जिसे कि पूंजीपति मजदूर के श्रम से प्राप्त करता है तथा जिसके लिए मजदूर को कोई मूल्य नहीं चुकाया गया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यह अतिरिक्त मूल्य वह होता है जो केवल मजदूर के श्रम से प्राप्त होता है, लेकिन उसकी तुलना में उसे जो पारिश्रमिक प्राप्त होता है, मजदूरी प्राप्त होती है, वह बहुत कम मिलती है। अतिरिक्त जो धन वह कमाता है पूंजीपति, वो उसकी खुद की जेब में चला जाता है। मैक्सी के शब्दों में अगर हम कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत की बात करें तो मैक्सी कहते हैं कि कार्ल मार्क्स का जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है यह वह मूल्य है इसमें जिसे पूंजीपति श्रमिकों के खून पसीने की कमाई पर पथ कर के रूप में वसूल करता है। तो इस तरह से अगर हम सामान्य शब्दों में कहें तो जितना मूल्य श्रमिकों के जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है, आवश्यक है, उसके अतिरिक्त जो मूल्य उन्होंने उत्पादित किया वह अतिरिक्त मूल्य होता है जो कि पूंजीपति की जेब में चला जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम इस बात को उदाहरण से स्पष्ट करना चाहें तो इस तरह से कह सकते हैं कि किसी फैक्ट्री में यदि एक मजदूर एक साड़ी बनाता है तो उसे 6 रुपये मिलते हैं, और मान लीजिए उस साड़ी में लगने वाली सामग्री की कीमत 8 रुपये है, लेकिन वह साड़ी बाजार में 20 रुपये में बिकती है। तो इस प्रकार उस साड़ी की जो लागत मूल्य है वो 14 रुपये निकाल करके देने के बाद 6 रुपये ऐसा अतिरिक्त मूल्य होता है जिसे पूंजीपति बिना किसी प्रकार का परिश्रम किए ही प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कार्ल मार्क्स क्या कहना चाहता है। वह अपने इस सिद्धांत के माध्यम से वह मानता है कि अतिरिक्त मूल्य जो होता है वह श्रमिकों के श्रम का ही परिणाम होता है। अतः न्याय की मांग क्या है कि वह उसको प्राप्त होना चाहिए, लेकिन क्योंकि श्रमिकों के पास उत्पादन व्यवस्था में उत्पादन के साधन नहीं होते, वो उन साधनों के मालिक खुद नहीं होते, इसलिए उन्हें अपने श्रम से उत्पन्न अतिरिक्त मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता और वह उन पूंजीपतियों द्वारा हड़प लिया जाता है जो कि उन साधनों के स्वामी होते हैं। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स का मानना था कि पूंजीपतियों द्वारा इस तरह का अतिरिक्त मूल्य का हड़प लिया जाना आधुनिक पूंजीवाद का बहुत बड़ा अन्याय है, और इस व्यवस्था में श्रमिकों की जो स्थिति है वो दासों से नाम मात्र के लिए ही अच्छी है। दासों और श्रमिकों की स्थिति में अगर कोई अंतर है तो वो यही है कि दास प्रथा में दास व्यक्ति को दासता के कारण उसके उचित पारिश्रमिक से वंचित रखते थे, और आधुनिक व्यवस्था में श्रमिक अपनी असहाय दशा से बाध्य होकर पूंजीपति के साथ ऐसी शर्त पर नौकरी करने के लिए राजी हो जाता है कि उसे अपने श्रम का उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता, क्योंकि श्रमिकों के पास उत्पादन के साधनों को खरीदने की शक्ति नहीं होती। अतः वे बाध्य होकर अपना श्रम पूंजीपतियों को नाम मात्र की कीमत पर बेच देते हैं, और इस प्रकार उनके श्रम से उत्पन्न अतिरिक्त मूल्य जो है वो पूंजीपतियों की जेब में चला जाता है। तो इस तरह से अगर हम अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के स्वरूप की बात करें, अर्थ की बात करें, तो कार्ल मार्क्स ने अपने आधार पर इसका विवेचन किया है।
अब हम चर्चा करने वाले हैं कि कार्ल मार्क्स का ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो उसने अपने अपने विचार से और मूल्य के श्रम सिद्धांत के आधार पर निष्कर्ष निकाल के हमारे सामने रखा, अपने विचारधारा के साथ जोड़ा, उसकी क्या आलोचनाएं हैं। तो विभिन्न आलोचकों द्वारा उसके इस अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत की अनेक आलोचनाएं की गई हैं। आलोचनाओं की बात करें तो सर्वप्रथम हम कह सकते हैं कि अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है, इसमें कहा गया है कि श्रम जो है उत्पादन का एकमात्र साधन है, साधन नहीं है। आलोचक ये मानते हैं कि मार्क्स ने जो आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में श्रम को ही वस्तु के मूल्य का एकमात्र और अंतिम निर्धारक तत्व माना है, और ये साथ में ये भी कहा है कि पूंजीपति जिसको लाभ कहते हैं वह श्रम का अतिरिक्त मूल्य ही है। लेकिन यह मार्क्स का विचार गलत है, त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि श्रम के अलावा भूमि, पूंजी, प्रबंध और साहस के द्वारा भी उत्पादन के साधन के रूप में कार्य किया जाता है। अतः लाभ को केवल श्रम का अतिरिक्त मूल्य न कहकर अगर हम इन सभी साधनों का परिणाम कहें तो अधिक तर्कसंगत और औचित्यपूर्ण होगा। दूसरी बात कि यह सिद्धांत अस्पष्ट और अतिरंजित है। किस रूप में? मार्क्स का एक बहुत बड़ा दोष यह है कि वह इस सिद्धांत में मूल्य यानी वैल्यू और कीमत, प्राइस जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, आदि शब्दों का प्रयोग मनमाने और अतिरंजित ढंग से करता है। कोई भी हमें यह नहीं बता सकता है कि मूल्य से मार्क्स का वास्तव में क्या अभिप्राय था, और इसके अतिरिक्त उसके द्वारा मिल मालिक और सामान्य मजदूर का जिस रूप में वर्णन हमारे सामने किया गया है, ऐसे उससे वे वर्तमान वास्तविक जगत के नहीं बल्कि कल्पना लोक के प्राणी लगते हैं। तो इस तरह से मार्क्स की विचारधारा अतिरंजित है और यह केवल उसकी बात से स्पष्ट हो जाता है। तीसरी बात जो कही गई है कि पूंजीपति द्वारा किए जाने वाले अनेक व्यय यानी जो खर्च है उनका उल्लेख नहीं मिलता। मार्क्स के द्वारा इस बात को कहीं पर भी ध्यान में नहीं रखा गया है कि वस्तुओं के उत्पादन में पूंजीपति को श्रमिक के अलावा अनेक बातों पर भी धनराशि या पैसा खर्च करना होता है। मिल मालिक को कारखाने के सुधार, मशीनों की घिसावट, श्रमिकों को उत्तम जीवन, बीमारी के बीमे, बोनस आदि में भी धनराशि देनी होती है। तो यह समस्त जो व्यय है, जो खर्चे हैं, वो मार्क्स के इस कथित अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में कहीं भी नहीं बताए गए हैं। अगली जो आलोचना हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत में मानसिक श्रम की उपेक्षा की गई है। मार्क्स ने केवल शारीरिक श्रम को ही श्रम माना है और मानसिक श्रम की उपेक्षा की है। वास्तव में तकनीकी शब्द, प्रबंध पटुता और व्यवसाय कुशलता वस्तुओं के निर्माण और तैयार वस्तुओं के लिए उपयुक्त बाजार ढूंढने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उद्योग से प्राप्त होने वाला लाभ या लाभांश बहुत कुछ सीमा तक इन बातों पर भी निर्भर करता है। अगली बात जो इस सिद्धांत में कमी नजर आती है कि यह सिद्धांत विरोधाभास युक्त है। विरोधाभास कैसे है कि एक तरफ तो मार्क्स कहता है कि पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य अथवा लाभ के लिए नई मशीनें लगाता है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहता है कि मशीनों, कच्चे माल आदि से कोई अतिरिक्त मूल्य प्राप्त नहीं होता। अतिरिक्त मूल्य तो केवल श्रमिकों से ही मिलता है। तो मार्क्स के ये दोनों ही विचार परस्पर विरोधी हैं। इसके अलावा अगर हम ये कहें कि अतिरिक्त मूल्य यदि मूल्य श्रम से ही मिलता है तो नई या अधिक संख्या में मशीनें लगाने से उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो पाती, तो पूंजीपति अधिक मशीनें लगाकर श्रमिकों की संख्या में कमी करने का प्रयास क्यों नहीं करता? मार्क्स का यह कथन ठीक नहीं है कि अतिरिक्त मूल्य से स्वतः ही नई पूंजी बनती चली जाती है। तो इस तरह से अनेक विरोधाभासों को लेकर के मार्क्स ने अपनी बात को स्पष्ट किया है, जो कि विरोध के रूप में आलोचकों द्वारा हमारे सामने रखी गई है। अगली जो कमी या आलोचना नजर आती है कि यह सिद्धांत आर्थिक कम है और प्रचारात्मक अधिक है। वास्तव में अगर अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत हम देखें तो इसमें आर्थिक होने की बजाय प्रचार का एक स्वरूप ज़्यादा नजर आता है, क्योंकि इसका उद्देश्य वस्तु के मूल्य के कारण की विधिवत विवेचना करना नहीं बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक वर्ग के साथ किए गए अन्याय का केवल मात्र विवेचन करना ही है। और अंतिम और महत्वपूर्ण बात कि कई आलोचक मानते हैं कि कार्ल मार्क्स का यह जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है यह मौलिक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ इस संदर्भ में अगर हम कोकर के बात
से इसको स्पष्ट करें तो कह सकते हैं कोकर मानते थे कि वास्तव में मार्क्स एक अंग्रेजी का जो ये सिद्धांत है वो एक अंग्रेजी सिद्धांत था जिसका प्रतिपादन 19वीं शताब्दी में सर विलियम पेंटी ने किया था। इसके बाद रिकार्डो और स्मिथ जैसे शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों ने इसमें संशोधन का नया रूप दिया और इसी संदर्भ में वेपर कहते हैं कि मार्क्स का जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है वो रिकार्डो के सिद्धांत का ही व्यापक रूप है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कार्ल मार्क्स का ये जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है इसकी विभिन्न आधारों पर आलोचना की गई है, लेकिन अंत में हम इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकते कि अनेक कमियों के बावजूद कार्ल मार्क्स ने इस सिद्धांत द्वारा पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली तथा उत्पादन व्यवस्था में छिपे शोषण, जुल्म और अत्याचार को वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट किया और समाजवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। अगर हम पोपर के शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि यह जो सिद्धांत है वह वास्तव में ऐसा पोपर का मानना था कि उनके विचार में यद्यपि मार्क्स का विश्लेषण दूषित था, लेकिन शोषण के सिद्धांत का निरूपण करने वाले प्रयास की दृष्टि से मार्क्स आज भी आदरणीय हैं। तो इस तरह से हम ये जरूर कह सकते हैं कि मूल्य के सिद्धांत के रूप में मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भले ही अमान्य हो गया है, लेकिन एक शोषण के सिद्धांत के रूप में वह आज भी उतना ही सही है जितना कि मार्क्स के समय में था। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज हमने बात की अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के अर्थ को लेकर के, उसकी आलोचना और महत्व को लेकर। अगले व्याख्यान में हम आपके साथ पुनः नए विषय के साथ पुनः बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।